हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। हम बेसिकली जापान की कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स आज कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम जापान की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड ये जो 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है जापान की गवर्नेंस के अंदर लेके आए। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यहाँ पर जापान की गवर्नेंस में बहुत सारे सिग्निफिकेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। किस वजह से आए? इस 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 टू 1945। ओके, अब इसके मेन फीचर्स क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट आता है डेमोक्रेसी एंड पीपल्स पावर। तो अब जो ये 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, उसने क्या डिक्लेयर करा? दैट सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। अब पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लो। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? तो सोवरेनिटी मतलब होता है दैट यू आर फ्री टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस। तो यहाँ पर जो फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने की, वो जो फ्रीडम है वो किसे दी गई? लोगों को दी गई। कि लोगों के पास कहीं ना कहीं सोवरेनिटी है, ये फ्रीडम है कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। पहले क्या था? वॉर से पहले, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले ये चीज़ किसके पास थी? एम्परर के पास थी। कि वहाँ के जो एम्परर थे उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी। वो अगर लोगों से रिलेटेड कुछ डिसीजंस होते थे तो वो ही लेते थे। तो अब यहाँ पे सोवरेनिटी बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रांसफर करी गई फ्रॉम द एम्परर टू द पीपल। ठीक है, एम्परर से लोगों में। एंड अब जो है सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते थे, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सके? लॉज बना सके या डिसीजंस ले सके कंट्री के लिए। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई। अब जो जापान की गवर्नमेंट थी, तो वहां पर 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ? वो एकदम डिफरेंटली ऑपरेट करने लग गई, डिफरेंटली फंक्शन करने लग गई। अब यहाँ पे ये चीज इंश्योर करी जाने लग गई कि लोगों की वॉइस भी सुनी जाए, लोगों की आवाज को भी जो है या उनके ओपिनियंस को भी जो है इंपॉर्टेंस दी जाए। और किसके थ्रू? तो इलेक्शंस के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू। मतलब लोगों का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होने लग गया। पहले केवल एम्परर के पास अथॉरिटी थी, लोग कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते थे, अपने ओपिनियंस, व्यूज नहीं रख सकते थे। बट अब 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लोगों की भी जो है आवाज, उनके ओपिनियंस, वो सब मैटर करने लग गए। ठीक है, लोगों ने भी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमने बात करी फर्स्ट फीचर की ऑफ जापान कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे वहां पर डेमोक्रेसी आई एंड लोगों के पास कैसे पावर आई। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ द सेकेंड फीचर इज द एम्परर्स रोल, कि एम्परर का क्या रोल है, वो चीज अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो एम्परर है जापान का, वो अब एक पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर नहीं है जैसे कि वो पहले हुआ करता था बिफोर द 1947 कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब वो क्या है? एक सिंबॉलिक फिगर है जो कि रिप्रेजेंट करता है नेशन की यूनिटी को। ठीक है, कि नेशन जो है कहीं ना कहीं यूनाइटेड है, उसमें एकता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड वो बहुत सारी सेरेमोनियल ड्यूटीज परफॉर्म करता है। पार्लियामेंट को ओपन करने की, ट्रीटीज कैसे साइन करनी है, क्या करनी है, वो सब चीजें, स्टेट इवेंट्स को होस्ट करना। तो ये सारी सेरेमोनियल ड्यूटीज कौन परफॉर्म करता है? एम्परर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज आया एम्परर के रोल में, तो ये कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है कि कैसे एक शिफ्ट हुआ एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। अब ये दो वर्ड्स को अच्छे से समझना। दो टाइप की मोनार्की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है? जो मोनार्क होता है वो सारे डिसीजंस अपनी मनमर्जी से लेता है। दैट मीन्स उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती है, उन पावर्स पे कोई भी लिमिट नहीं होती, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। बट वेयरएज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है? एक मोनार्क तो है, बट उसके पास जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं उसकी पावर को लिमिट कर दिया। मतलब मोनार्क को पावर्स तो दे रखी है, बट जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उतनी ही मोनार्क के पास पावर्स है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पावर्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है या लिमिट हो जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि एम्परर के रोल में जो चेंज आया वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कैसे एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कैसे पावर्स, पहले एब्सोल्यूट पावर्स थी और कैसे वो लिमिटेड पावर्स रह गई।
Now the next feature is peace commitment, that is the Article 9 of the Japan's Constitution. ठीक है, अब जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बहुत ही यूनिक क्लॉज है, दैट इज आर्टिकल 9, जो कि क्या बोलता है कि वॉर जो है एक मीन्स है जिससे हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को क्या कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं। मतलब आपको वॉर के लिए कब जाना चाहिए या वॉर कब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो तभी आप वॉर के लिए जाओ या तभी आप वॉर करो कि अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है या सेटल डाउन करना है, तो नहीं तो वॉर की कोई नीड नहीं है। तो कहीं ना कहीं पीस वो लोग चाहते हैं, एक शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो एक पीस कमिटमेंट जो है वो बेसिकली चाह रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल 9 है ये क्या चीज पे प्रोहिबिशन लगाता है या क्या चीज के लिए मना करता है, तो ये बेसिकली बोलता है कि जो मिलिट्री है आपको उसे क्यों रखना चाहिए, सो दैट आप डिफेंस कर सको, आप अपना प्रोटेक्शन कर सको, ना कि आप आगे होके लड़ाई करो। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। एंड जापान के पास इसलिए सेल्फ डिफेंस फोर्स भी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एंड उनका केवल रोल जो है वो लिमिटेड है डिफेंस तक, मतलब अपनी प्रोटेक्शन अपनी सिक्योरिटी तक लिमिटेड है, ना कि अग्रेशन। दैट मीन्स वो जो मिलिट्री होगी वो बेसिकली क्या करेगी, सिक्योरिटी, अपनी नेशन की सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो है काम करेगी, ना कि आगे होकर अग्रेशन दिखाएगी या आगे होकर किसी कंट्री के साथ वॉर करेगी। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज राइट्स एंड फ्रीडम। तो जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अपने सिटीजन्स को जो है कुछ राइट्स कुछ फ्रीडम्स दे रखे हैं। अब वो राइट्स एंड फ्रीडम्स क्या है वो सब चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने यहाँ पे कुछ राइट्स एंड फ्रीडम्स मेंशन कर रखे हैं जो कि जापान के सिटीजन्स को एंश्योर करे गए हैं बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ये जो राइट्स और फ्रीडम्स दे रखी है इसे गवर्नमेंट उनसे नहीं छीन सकती है। तो यहाँ पे एक और चीज इंश्योर करी गई है, पर्सनल फ्रीडम इंश्योर करा गया है। ये जो राइट्स है सिटीजन्स के, दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नहीं छीन सकती है, उनसे वो राइट्स वापस नहीं ले सकती। तो ये हमने देखा अबाउट द राइट्स एंड फ्रीडम। नेक्स्ट फीचर आता है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। दैट मीन्स जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले मेन एंड वुमेन को, दोनों जेंडर्स को जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिले इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ भी चीज हो, हर जगह जो है मेन और वुमेन को इक्वल ट्रीट करा जाए। तो जापान में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले वुमेन्स का बहुत ही लिमिटेड रोल था सोसाइटी के अंदर एंड उनके पास बहुत कम राइट्स थे। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वी कैन से आफ्टर द 1947 कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन को बहुत सारे राइट्स मिले। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है उससे क्या चीज हुई, वुमेन्स ने बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट किया इन द जापान्स डेवलपमेंट, कि जापान की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट किया। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब क्या है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, पावर्स को जो है कहीं ना कहीं डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो वो 3 ब्रांचेस कौन सी है, तो फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉज बनाना। तो वहां जो जापान की लेजिस्लेचर है उसे हम बोलते हैं द डाइट, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं तो वहां पे बोलते हैं डाइट। ठीक है, तो वहां पे वो जो लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउस है, एक है लोअर हाउस एंड एक है अपर हाउस। लोअर हाउस है वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो अपर हाउस है दैट इज हाउस ऑफ काउंसिलर्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है कि किसी भी पॉलिसी या लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड उन प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करता है, तो लेजिस्लेचर एंड कैबिनेट मिलकर उन प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है। एंड जुडिशरी का क्या काम होता है, तो जुडिशरी का रोल होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, मतलब जो भी लॉज लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका सही मतलब निकालना जो एक्चुअल में है वो। ठीक है, एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, कि कोई भी वाद विवाद है तो उनको सेटल डाउन करना, उनको सॉल्व करना, तो वो चीज बोली गई है। एंड जुडिशरी ये भी इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करे। तो इस पर भी कौन चेक रखता है, तो जुडिशरी रखती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कैसे जो गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है एंड क्या क्या रोल है उन 3 ब्रांचेस का, तो वो चीज भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी हमने देखी 3 ब्रांचेस गवर्नमेंट की, तो इसमें से जो थर्ड ब्रांच है दैट इज द जुडिशरी, वो अब यहाँ पे जापान में कैसी है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जस्ट लाइक द इंडिया।
तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो अपने डिसीजंस खुद से लेती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है कि वो अपने डिसीजंस खुद से लेती है। तो वहाँ जजेस के पास ये पावर है ये डिसाइड करने की कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई एक्शन या गवर्नमेंट का कोई लॉ जो है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो ऐसे में जुडिशरी उस चीज के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। एंड वहां भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है एंड उसके पास फाइनल अथॉरिटी है लीगल मैटर्स के ऊपर। मतलब कोई भी डिसीजन जो है लास्ट में किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड वो जो फाइनल अथॉरिटी या वो जो डिसीजन लेंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। मतलब कोई भी केस है एंड कुछ डिसीजन लेना है तो सबसे लास्ट में वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। उसके बाद कोई भी उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है। एंड जितने भी लोअर कोर्ट्स है वो क्या करते हैं, रेगुलर केसेस को हैंडल करते हैं, बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है तो उसको कौन हैंडल करता है, तो उसको हायर कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट वो हैंडल करते हैं। सो ये जो जुडिशरी का पूरा सिस्टम है, जितने भी कोर्ट्स है, ये सब क्या करते हैं, ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उनको जस्टिस प्रोवाइड हो, उनको न्याय मिले। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकल गवर्नमेंट। सो जो जापान है वो डिवाइडेड है रीजन्स के अंदर एंड हर एक रीजन को जो है लोकल अथॉरिटीज गवर्न करती है, जैसे कि मेयर्स, गवर्नर्स, ये जो है गवर्न करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है इनके पास क्या पावर है, इनके पास ये पावर है कि वो लोकल इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई भी लोकल इशू है तो कौन मैनेज करेगी, तो वो लोकल गवर्नमेंट मैनेज करेगी। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ऐसे कोई भी लोकल इश्यूज जो है उसको हैंडल करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन करा गया, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर्स को डिवाइड कर देना। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर्स केवल सेंटर के पास है, बट डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है कि जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स दे रखी है, इससे क्या होता है, थोड़ी गवर्नेंस ज़्यादा बेटर होती है, लोगों के ओपिनियंस, प्रॉब्लम्स जो है अच्छे से सुनी जाती है एंड कहीं ना कहीं लोकल नीड्स जो है वो फुलफिल करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम किसी एक एरिया में रह रहे हैं। अब मैं अगर मेरे एरिया में अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डायरेक्टली सेंटर के पास नहीं जाऊंगी कि डायरेक्टली मैं प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गई एंड मैंने वहां पे बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर सबकी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं जो है सुन सकते हैं, एक एक की प्रॉब्लम। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी, लोकल गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, मेरे एरिया की जो गवर्नमेंट होगी या मेरे रीजन की जो गवर्नमेंट होगी उनके पास जाऊंगी एंड मेरी प्रॉब्लम जो है उन्हें बताऊंगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी इन द लोकल गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज हार्ड टू चेंज। दैट मीन्स जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड है। दैट मीन्स उसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें इजीली अमेंडमेंट्स नहीं लाए जा सकते। अमेंडमेंट्स मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, बट अगर आपको अमेंडमेंट्स लाने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो अगर आपको कुछ अमेंडमेंट्स लेके आने हैं तो सबसे पहले तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी इन बोथ हाउसेज ऑफ द डाइट। द डाइट बेसिकली क्या है, लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर की जो दो हाउस है, अपर हाउस एंड दी लोअर हाउस, तो उन दोनों हाउस में आपको क्या चाहिए होगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट को जो है अप्रूव किया जाता है बाय अ मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स इन अ नेशनल रेफरेंडम। अब यहाँ पे रेफरेंडम का मतलब समझ लो, तो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है रेफरेंडम। रेफरेंडम में जो पब्लिक होती है, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक डिसीजन दे दिया जाता है। सपोज करो मुझे एक लॉ बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, ये चीज का डिसीजन पब्लिक के हाथों पे छोड़ दूंगी। मतलब लोग क्या करेंगे कि वो लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए उस पर वोट करेंगे एंड जो भी मेजोरिटी होगी पब्लिक की कि अगर लॉ बनना चाहिए, इस पे मेजोरिटी है तो वो लॉ बनेगा एंड अगर नहीं बनना चाहिए तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बनना चाहिए पे मेजोरिटी हुई तो। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि पहले तो हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। आफ्टर दैट हमने क्या बोला कि जो अमेंडमेंट है उसे कौन अप्रूव करनी चाहिए, पब्लिक अप्रूव करनी चाहिए, सिटीजन्स अप्रूव करने चाहिए। तो ये चीज क्यों करी जाती, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेबल रहे और जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो। नाउ हमारा लास्ट पॉइंट आता है फोकस ऑन पीस एंड प्रोस्पेरिटी। दैट मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये क्या एम्फेसाइज करता है या ये किस चीज पे फोकस देता है ज्यादा, कि हमको एक पीसफुल और प्रॉस्परस सोसाइटी जो है फॉर्म करनी है। जैसे कि हमने पीस के बारे में बात भी करी थी इन द आर्टिकल 9, हमने पीसफुल कमिटमेंट वाला जो पॉइंट है वो भी देखा था। तो यहाँ पे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो है मोटो क्या है, या अपन क्या कह सकते हैं, ये ज्यादा किस पे एम्फेसाइज करता है, तो एक पीसफुल और प्रॉस्परस सोसाइटी पे ये एम्फेसाइज करता है। ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन विद अदर नेशंस, कि हम जो है दूसरे नेशंस के साथ बहुत ही कोऑपरेशन के साथ रहे, मतलब बहुत ही सहयोग के साथ एकदम शांति से रहे, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल पीस भी मेंटेन रहे। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। और इंडिविजुअल के राइट्स और उनकी वेलबिंग जो है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि एक सोशल हार्मनी अचीव कर सके एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1947 का जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉर्नर स्टोन रहा है जापान की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। इसने क्या क्या इंश्योर किया है, इसने पीस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सब जो है इंश्योर करी है। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि इसने कहीं ना कहीं अपने कंट्री के ट्रेडिशन या कल्चर को इग्नोर किया है, नहीं, वो भी नहीं किया है। यहाँ पर अपनी कंट्री की ट्रेडिशन कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए उसने जो है कहीं ना कहीं पीस, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स है इन सब चीजों को इंश्योर किया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन केस फिर भी आपकी कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तभी आपको ये वीडियोस अपनी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। एंड ऑल्सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा ही है, देन डू हिट दैट थम्स अप बटन एंड डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ, या मुझे कोई चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, या मेरी क्या चीज़ जो है आपको समझ में आ रही है या क्या नहीं आ रही है, तो ऐसे में प्लीज़ मुझे आप अपने फीडबैक्स के थ्रू वो बताइए। बिकॉज मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या कहाँ सही जा रही हूँ वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे फीडबैक्स के थ्रू बताएंगे। सो या बाय बाय, टेक केयर।